हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट दैट इज एटम एंड न्यूक्लियस। सो आज की क्लास में जो जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो मैंने बोर्ड के लेफ्ट में आपके लिए लिखे हैं। सो ये टॉपिक हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज रदरफोर्ड एटम मॉडल। सो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे जो उसका रिजल्ट है वो देखेंगे कि रदरफोर्ड जो मॉडल था उससे हमें क्या मिला। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थॉमसन मॉडल है उसके बारे में दो बातें बताना चाहूंगी। स्टार्टिंग में थॉमसन ने क्या माना था कि जो अपना एटम है, राइट, वो एक वाटरमेलन जैसा है। जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके जो सीड्स होते हैं वो एम्बेड होते हैं, राइट, ऐसे ही एक पॉजिटिव कोर है, उसके अंदर नेगेटिव जो चार्ज है वो आपका कहीं कहीं पे एम्बेड है। लेकिन बाद में थॉमसन की ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई, मीन्स उसकी इस बात को बाद में नहीं माना गया। सो नेक्स्ट जो मॉडल आया वो आया था रदरफोर्ड मॉडल। उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, एक आपके पास है लेड कैविटी जो सोर्स का काम करेगी अल्फा पार्टिकल की बीम का। अब नेक्स्ट एक कोलीमीटर है जिसके थ्रू ये बीम आपकी जाएगी। ये क्या ले रखा है, गोल्ड फॉइल, और इसकी थिकनेस कितनी है 10⁻⁻8 मीटर। जब ये अल्फा पार्टिकल इस पे गिरेंगे तो उसके बाद ये आपके रिफ्लेक्ट होंगे अलग अलग एंगल पे, स्कैटर होंगे अलग अलग एंगल पे। सो उसको डिटेक्ट किया जाएगा ये माइक्रोस्कोप के थ्रू। ये जो आपकी सर्कुलर आपको दिख रही है ये आपके पास है जेडन स्क्रीन, जिनकी आपकी स्क्रीन है जिसके ऊपर ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। सो ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे क्या रिजल्ट निकला, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहां देखें, एक ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है जो स्कैटरिंग एंगल है और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। जैसे जैसे आपका स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रही है। और इसको और भी अगर सिंप्लीफाई वे में आप देखना चाहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, तो आप यहां से देख सकते हैं। जैसा कि हमें पता है प्यारे बच्चों कि जो पूरा एटम है आपका, उसके बिल्कुल सेंटर की कोर के अंदर सेंटर में आपका एक न्यूक्लियस होता है जिसपे चार्ज होता है पॉजिटिव। सो जब तक ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था तब तक ये बात नहीं पता थी। लेकिन आज हमारे पास रदरफोर्ड का भी एटम है, मींस रदरफोर्ड मॉडल भी है हमारे पास, नील बोर का मॉडल भी है। तो अभी तो हमारे पास सारी थ्योरी है तो हमें ये इजी लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब किसी ने डिस्कवर किया था तो उनको नहीं पता था। सो इस रिजल्ट से हमें पता चला था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के कि जो अपना एटम है उसके सेंटर के अंदर होता है न्यूक्लियस जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पता कैसे चला, क्योंकि ये जो बीम आप यहाँ पे डाल रही है अल्फा पार्टिकल्स की, क्योंकि अल्फा पे भी चार्ज पॉजिटिव और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव। सो क्या देखा गया, आपका सिर्फ सपोज 8000 अल्फा पार्टिकल्स है तो उनमें से एक आपका अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री एंगल से आपका वापिस हो गया रिफ्लेक्ट। सो यहां से दो इंपॉर्टेंट बात का पता चलता है। नंबर वन कि सेंटर में कुछ पॉजिटिव है क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपका रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि सेम चार्ज को सेम चार्ज रिपेल करता है। सेकेंड, अब मैंने बोला 8000 में से ओनली वन, इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि अपना ऑल ओवर जो एटम है वो एम्प्टी है, ओनली वेरी फ्यू स्पेस, बहुत थोड़े या बहुत कम स्पेस के अंदर ही अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर आप साइज की बात करें तो जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। लेकिन अगर एटम की बात करें, एटम के साइज की, तो वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहां से ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पता चलते हैं। बाकी अल्फा पार्टिकल आपके स्ट्रेट जाते हैं, ठीक है, बहुत कम आपके एंगल पे आपके बैंड होते हैं जो आप यहां से भी देख सकते हो। क्योंकि यहां से ये जो ग्राफ है ये स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड उनके बीच में आपका ड्रॉ किया गया है, राइट। सो ये तीन आपके मेन थे जो हमने रदरफोर्ड एटम के बारे में, सपोज आपके एग्जाम में आ सकता है या आपके किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में आ सकता है। लेकिन उसके अलावा भी दो तीन और एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन कि जो एटम है आपका उसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉजिटिव कोर है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। आउटर जो ऑर्बिट्स होते हैं वहां आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब दो टाइप की फोर्स होती हैं जो पूरे एटम को डील करती हैं। लाइक जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और एटम के अंदर जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव है उनमें आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है।
दूसरी बात, एक फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में, के एलिमेंट शेल्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सो वो उन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर मूव करता है। सो दैट्स व्हाई एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेटा, जो सेंटर के टुवर्ड एक्ट करती है और जो रिस्पॉन्सिबल होती है सर्कुलर मोशन के लिए। सो दैट मीन्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है, और दूसरी आपकी है सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको क्या किए हुए, बाउंड किए हुए हैं या उसको मूव करवाने में उसकी हेल्प करती है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही एक न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं जैसे आपके प्लैनेट्स सन के चारों तरफ मूव करते हैं। सो कुछ और भी थ्योरी थी जो मैं आपको बताना चाहती थी, किसके बारे में, इस मॉडल के बारे में। नेक्स्ट आपका एक स्मॉल सा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इंपैक्ट पैरामीटर। सो मैं आपको इसी डायग्राम से आपको थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। इसने बोला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि जो आपका अल्फा पार्टिकल इसके बिल्कुल पास तक आ रहा है, लेकिन वो कितने पास तक आके, कितना क्लोज तक आके आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। सो वो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, सपोज वो आपका सिर्फ यहां तक आया, सो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके ये जो डिस्टेंस है, ये होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और एक्चुअली साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये जो डिस्टेंस था इसी को रफ एक साइज माना था, किसका, न्यूक्लियस का, लेकिन एक्चुअल में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उससे भी आपका छोटा होता है न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि ये थोड़े है कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल उसको टच करके आया है, वो जब उसके बिल्कुल पास गया है तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया, राइट। सो वो हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो अभी मैंने डिस्कस किया। सो एग्जाम में आपको इसका डेरिवेशन करना नहीं आएगा, जस्ट आपका फॉर्मूला के ऊपर आपका कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो नाउ आई डिस्कस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच। हम साइज ऑफ न्यूक्लियस को कैसे डिटरमाइन करें। सो R naught is the symbol for distance of closest approach and that is equal to ZE into 2E upon 4 pi epsilon naught into kinetic energy। आप उसको हाफ mv स्क्वायर पुट करो या सिंपली आप उसको E लिखो एज यू विश। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है इंपैक्ट पैरामीटर। व्हाट इज दिस, एक टाइप से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा। आप यहां से देखें, सपोज ये न्यूक्लियस है, ये एक सेंट्रल लाइन है, ठीक है, और ये जो इसके बिल्कुल नियर अबाउट जो लाइन है जिससे एंगल से आपका जो अल्फा रे है वो स्कैटर होगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका इंपैक्ट पैरामीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरे अगर वर्ड्स में आप पूछना चाहें, गोल्ड फॉइल में से जब आपका अल्फा पार्टिकल जाएगा तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी, जो पाथ होगा, इंपैक्ट पैरामीटर उस पाथ को आपका डिफाइन करता है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। 20 का सिंबल होता है और फॉर्मूला होता है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन में E। E अगेन काइनेटिक एनर्जी है आपकी। अब आप बोलेंगे कि मैम ये आया कैसे, तो वो ड्राइव करना हमारे सिलेबस में नहीं है, बस जस्ट आप इसके न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मूला आ सकता है, तो आप इसको प्लीज लर्न करें। इन दोनों को लर्न करना भी इजी है। आप यहाँ देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी है, ZE स्क्वायर दोनों में कॉमन है ये चीजें, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 है तो यहाँ पे cot थीटा बाई 2। ऐसे कंपेयर करके भी आप दोनों फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रल सीरीज है, उसको 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे कि हमने अपनी क्लास में भी डिटेल में इसको डिस्कस कर रखा है, आज की क्लास में आपका ये शॉर्ट में है। सो मैंने आपकी जितनी भी सीरीज है उन सबके नेम लिखे हैं और सिर्फ एक सीरीज को फुल्ली एक्सप्लेन किया है, राइट। तो मैं उसको डिस्कस करती हूँ। जैसे सपोज सबसे पहले है लेमेन सीरीज। ये जो सीरीज है ये आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर डिस्कवर होती है और इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आपका है न्यू बार या फिर 1 by लैम्डा R इंटू 1 by n। आप यहाँ पे बोल सकते हो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट है तो मैंने पहले से ही इसको 1 स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे n स्क्वायर किया है। तो क्योंकि लेमेन है और यहाँ पे अगर 1 है
तो n की वैल्यू 2, 3, 4 से आपकी स्टार्ट होगी, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में, तो उसके लिए मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। अगर क्वेश्चन है लेमैन सीरीज है, राइट, और पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालें, तब आप क्या करें? आपकी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक N1 और एक N2 है, ये आपके पास N1 होता है, ये N2 होता है, ठीक है। सो N1 की वैल्यू को आपने 1 पुट करना है, N2 की वैल्यू को आपको 2 पुट करना है। तो ये जो आएगा आपके पास आंसर, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आएगा। आप पुट करके देखें और कैलकुलेट करके देखें। यहाँ पे जो R है इसकी वैल्यू आपकी होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7। आप पुट करना, कैलकुलेट करना, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 1216 एंगस्ट्रॉम इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लेमैन सीरीज। ऐसे अगर शॉर्टेस्ट की बात आए तो जो N2 है वो आपको इनफाइनाइट पुट करना है और N1 आपको 1 पुट करना है। दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 912 एंगस्ट्रॉम, राइट। नेक्स्ट है, ऐसे ही अगर आप बाल्मर सीरीज को एक्सप्लेन करना चाहें तो जो बाल्मर सीरीज है वो आपकी विजिबल रीजन के अंदर डिस्कवर होती है। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला की बात की जाए, क्योंकि सेकेंड सीरीज है, तो यहाँ पे तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 3, 4, 5, उससे नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है पार्शियल सीरीज, पार्शियल ब्रैकेट पिफर्ड। ये तीनों सीरीज आपकी इंफ्रारेड रीजन के अंदर डिस्कवर होती है। अब बात करते हैं पार्शियल सीरीज की, क्योंकि थर्ड है तो यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे जो n होगा उसके अंदर आप 4, 5, 6 ऐसे सोन अप टू उसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। ऐसे ही आपकी ब्रैकेट और फिर आपकी पिफर्ड है। इसको और इजीली समझने के लिए मैंने आपको एक ये डायग्राम बनाया है। अब ये देखें, सपोज ये n1 है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आपका है ये। तो सबसे स्टार्टिंग में जो लेमैन आपकी सीरीज है उसमें आपका जो ट्रांजिशन है वो कहां से है? सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से। तो आप इसको प्लीज वीडियो को पॉज करके आप इसमें देखना कि जो नेक्स्ट सीरीज है उसके अंदर जो ये आपका n है, ये जो यहाँ वैल्यू होती है उससे नेक्स्ट आप इस पे ट्रांजिशन कर सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट से आपके बोर्ड एग्जाम पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है इंपेरिकल फॉर्मूला पे, तो आप ध्यान देना। नेक्स्ट है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो बोर ने, जो नील्स बोर थे, उन्होंने 3 आपके पोस्टुलेट्स दिए थे जिसमें उन्होंने फुल्ली एक्सप्लेन किया था कंप्लीट हाइड्रोजन एटम को। सो उनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट है उसमें उन्होंने बताया था कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव जिसपे चार्ज है और सारे के सारे एटम का जो मास है वो सेंटर के ऊपर उस न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेट करता है। सुटेबल नंबर के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स्ड स्टेशनरी नॉन रेडिएटेड जो आपका ऑर्बिट्स है उसमें सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, राइट। सो डेफिनेट पाथ है उनका, डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम, वो भी उनका एक पैटर्न फिक्स है। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट पे बताई थी। साथ ही 2 फोर्सेस के बारे में बताया था। एक आपकी फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो एक न्यूक्लियस को और एक इलेक्ट्रॉन को आपस में अट्रैक्ट किए हुए है, बाउंड किए हुए है। सेकेंड एक अनदर फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रही है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो आप यहां से देखें mv²/r, ये आपका फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। 1/4πε0 ZE × E अपॉन r², ये आप 1/4πε0 को k भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों। सो ये आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। सो आप इन दोनों को कंपेयर करके यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, उसकी रेडियस निकाल सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितनी रेडियस होगी। तो इन दोनों को कंपेयर करके आप फर्दर आपके न्यूमेरिकल्स में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं वैल्यू को। सेकंड पोस्टुलेट क्या था? सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, जो नील बोर का सेकंड पोस्टुलेट था, टोटल जो उसका एंगुलर मोमेंटम है नंबर 1 वो कंजर्व रहेगा, साथ ही वो आपका इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के इक्वल, ये आपका होगा। साथ ही उसने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिन ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं वो सर्कुलर है और वो स्टेशनरी है और वो नॉन रेडिएटेड है। मींस उनकी एनर्जी पर्टिकुलर लेवल में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिक्स है। वो आपकी ये नहीं कि हर बार मूव करते हो आपकी रेडिएट होती है या डिक्रीज हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड में उन्होंने बताया था कि जब आपका इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर स्टेट में जाएगा,
या एमिशन करके कुछ एनर्जी को एमिट करके हायर से लोअर में आएगा, सो वो जो एनर्जी आपकी होगी वो एच न्यू के इक्वल होगी, मींस एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, मींस दो लेवल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एच न्यू होगा आपका। साथ ही इन तीनों पोस्टुलेट्स की मदद से उसने और भी काफी बातें बताई थी एक एटम के बारे में, जिनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। सो ए पार्ट में मैंने लिया है रेडियाई ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्बिट है उनकी रेडियस कैसे निकालें। तो नंबर वन जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के, जेड आपका एटॉमिक नंबर है। लेकिन पूरे चैप्टर में सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के और कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है, और हाइड्रोजन के लिए जेड आपका 1 होता है। तो मेनली डिस्कस होगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा रेडियस भी आपकी इंक्रीज होगी स्क्वायर के साथ। जैसे रेशियो की बात करें तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सो आप क्या बोल सकते हैं 1:4:9। साथ ही अगर आप आर एन एच के लिए निकाले तो उसकी वैल्यू है, जब आप इस सारे फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट करें, सो जो मैंने अभी बोर्ड पे आपके लिए लिखा है ये आंसर है आपका फाइनल रेडियस के लिए। तो यहाँ पे आप एन स्क्वायर और जेड की वैल्यू पुट करके किसी और एटम के लिए भी आप रेडियस निकाल सकते हैं। सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आपकी किसी भी ऑर्बिट में मूव करेगा, तो उसका फॉर्मूला है v = 2π/e²/nh। अगर आपका n1 है, राइट, सो वो आप v अगर कैलकुलेट करें n1 के लिए तो आपके पास आंसर आएगा 2.2 × 10⁶ मीटर/सेकेंड। रफली एक टाइप से ये 1/137 ऑफ स्पीड ऑफ जो आपका है लाइट की स्पीड वैक्यूम में उसके इक्वल होगा। तो ये भी आपका एग्जाम में एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है, कोई और आपको क्वेश्चन एसेंशियल रीजन या आपका कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपसे ये वैल्यू पूछी जा सकती है। तो आप इस चीज पे प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर एक इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो वेव फॉर्म में भी करता है, तो वेव फॉर्म में करेगा तो कोई फ्रीक्वेंसी होगी। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा kZe²/NHR। अगर इस फॉर्मूला के अंदर आप n की वैल्यू को 1 पुट करें, r जो है आपके पास बिल्कुल फर्स्ट आपका जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर, ये फिक्स है आपकी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ये दोनों वैल्यू को पुट करें और ऐसे बाकी सारी जो कांस्टेंट टर्म्स है उनकी वैल्यू भी पुट करें आप, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगा उसकी वैल्यू आएगी 6.57 × 10⁻15 रोटेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में आपका इलेक्ट्रॉन इतने टाइम रोटेट करेगा। और यहां से अगर रिजल्ट देखें, क्योंकि n प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, जो n है सॉरी आपका वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो r है आपका वो n स्क्वायर के। सो यहां से अगर कैलकुलेट करें तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो n के साथ में 1/n³ के रिलेशन में है, राइट। तो जैसे जैसे आपका ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती चलेगी, डिक्रीज होती चलेगी इस फॉर्मूला से। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कंप्लीट है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जो टोटल आपकी एनर्जी है उसका ये फॉर्मूला है। और अगर सारी की सारी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू को पुट करें तो फाइनली जो जनरल हम करते हैं हाइड्रोजन के लिए वो होता है फॉर्मूला -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आपकी जूल में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेंशन है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन आपका ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ आपका बाउंड है। नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है। साथ ही पेपर एग्जाम में पहले बच्चों आपका 1 मार्क्स पे पूछा जाता है, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट बता रही हूँ, ध्यान रखना। सपोज काइनेटिक एनर्जी एक जनरल केस ले रही हूं मैं, E दे रखी है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि आप पोटेंशियल एनर्जी निकालें या टोटल एनर्जी निकालें, तो आप कैसे क्विकली निकालें, तो उसका शॉर्टकट है क्या क्या इनमें रिलेशन आपस में। पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी -2 टाइम काइनेटिक एनर्जी की, मींस E। टोटल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी काइनेटिक एनर्जी की। सो इन तीनों में से अगर एक भी चीज गिवन है तो बाकी और सेकंड या बाकी आप दूसरी चीजें भी इजीली निकाल सकते हो एक शॉर्टकट फॉर्मूला से। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने शॉर्ट्स पे लिख लेना। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस है उनका जो ओरिजिन है अभी भी हमने किया था एक एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसमें R आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपकी 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स, क्योंकि ये जो आपका न्यू डैश है ये 1/λ होता है आपका, ठीक है। सो डिस्टेंस है वो 1/ में है तो इसलिए यहाँ पे यूनिट आएगी मीटर इनवर्स। सो आप यहाँ से स्पेक्ट्रल लाइन जो आपकी लेमैन सीरीज, बाल्मर, पार्शियल ब्रैकेट, पिफर्ड जो अभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस की थी, वो सारी लाइन का ओरिजिन भी हमें
बोर के जो आपका ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है या हाइड्रोजन एटम है उसको स्टडी करके ही पता चला। सो आई होप आपको टॉपिक नंबर 5 तक आपको क्लियर है। अब टॉपिक नंबर 6 के अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम है। सो कौन से लेवल की क्या एनर्जी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं कि सपोज आपके 5th लेवल से 3rd पे अगर आपको आना है तो कितनी एनर्जी रेडिएट होगी, तो आपको लेवल की एनर्जी पता होगी तभी तो आप माइनस करेंगे ना। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम। सो ये आपके पास फॉर्मूला है एनर्जी का। इसके अंदर जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास जो जनरल फॉर्मूला आएगा वो -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब वो डिपेंड करेगा जब आप n की वैल्यू को 1 2 3 4 सो अप टू जहां तक भी आप पुट करना चाहे पुट करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट के लिए आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड के लिए -3.4, थर्ड के लिए -1.51 एंड सो ऑन आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी। सो इसी के लिए आप एक ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका n = 1 है, वो आपकी लेमैन सीरीज है। आप अलोंग y एक्सिस आप एनर्जी को लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके आप ये सारा देख सकते हैं, एज इट इज आपको बुक में भी मिलेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट n2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए मेन है एनर्जी का जो ट्रांजिशन है। सपोज आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो इसका मतलब आपको इस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसमें से आपको इस एनर्जी को जो आप लिखते हो ना h न्यू = E2 - E1 मीन्स आपको इस वाले एनर्जी में से ये वाली एनर्जी को माइनस करना है अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है। ऐसे अगर वो नीचे से हायर पे जंप करके जा रहा है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जा रहा है। सो ये जो आपका था बोर पोस्टुलेट में उसी से रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। सो यहां से आपका ये जो आपके एनर्जी लेवल डायग्राम है ना, इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट। जो सेकंड पोस्टुलेट था मींस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, उसको एक्सप्लेन करेंगे। वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट्स डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है उसको ये माना जाता है वो एक पार्टिकल वेव है। और जो टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है इलेक्ट्रॉन वो आपका 2πr है। एग्जांपल लेते हैं कि कोई जो अपने पास एक ऐसा ऑर्बिट है जिसके अंदर 2πr अपना किसके इक्वल है n लैम्डा में, जो ये आपकी कंप्लीट वेवलेंथ बनाता है, कुछ फ्रीक्वेंसी है इसकी, उसका रिलेशन किसके साथ क्या है n लैम्डा के साथ है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो हमने पढ़ा है अपनी 7th यूनिट में, लैम्डा = h/mv, ये h बाय हम p भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप ये लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, राइट, ध्यान से देखें, अगर आप इस लैम्डा की वैल्यू को आप यहाँ पुट करें तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा 2πrn = nh/m × v। यहाँ से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करें, m और v को आप अपसाइड लेके जाए, 2 और पाई को आप डाउनवर्ड लेके आए तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा ये आपके पास क्या बनेगा, ये एंगुलर मोमेंटम आपके पास बनेगा जो किसके इक्वल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के इक्वल। तो यही आपका क्या था, ये आपका था बोर पोस्टुलेट जो आपका है डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन किसकी, बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे n आपका अगर 4 है तो जो टोटल ये जो डिस्टेंस होगा तो उसके अंदर जो टोटल आपका डिस्टेंस कवर होगा एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू तो कितना होगा 4 टाइम में वेवलेंथ इक्वल होगा। सो ऐसे आप कोई भी और भी एग्जांपल से इसको क्लियर कर सकते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। आगे आपका जो न्यूक्लियर साइज, ये आपका क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर आपको कंप्लीट में ये बताना है कि न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन है, आपका प्रोटॉन है, दोनों आपस में एक फोर्स से बाइंड है, राइट। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस के साथ एक फोर्स से बाइंड है। तो ये कंप्लीट आपकी जो कंपोजिशन है, इसके अंदर आपको साथ में जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो उसका मास कितना है, उस पर चार्ज कितना है, उसकी डिस्कवरी कब हुई थी, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। न्यूक्लियर साइज में जैसे मैंने आपको बताया था, एटम का जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर।
सो वो आपको इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। सो अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगी वो स्टार्ट करूंगी मास एनर्जी रिलेशन से। यहाँ पे और भी टॉपिक्स है छोटे छोटे, वो आप कर लेना प्यारे बच्चों, जैसे आइसोटोन, आइसोबार, ठीक है ना। तो ये जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक हैं आपके, ये भी आपको कवर करने हैं, जो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करी, क्योंकि सेम टॉपिक आपकी केमिस्ट्री में है, आप छोटी क्लासेस में भी करके आए हैं। सो मेन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है मास एनर्जी रिलेशन एंड आफ्टर देन मास डिफेक्ट। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है मास एनर्जी रिलेशन। यहाँ पे आइंस्टाइन की बड़ी फेमस आपके पास एक रिलेशन है, E इक्वल टू mc²। यहाँ पे जो m होता है प्यारे बच्चों, ये आपका इफेक्टिव मास होता है, जो आपका रेस्ट मास से ज्यादा होता है। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ये कैसे होती है, E इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब रेस्ट मास एनर्जी कौन सी होती है, जहां पे C को तो C पुट करेंगे, लेकिन मास को आप m0 पुट करेंगे, प्लस में T आपकी है काइनेटिक एनर्जी का सिंबल। यहां से अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आपके पास mc² माइनस m0c² आएगा। सो यहां से आप c² कॉमन ले लें तो m माइनस m0 को आप डेल m लिख सकते हैं। सो ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट है मास डिफेक्ट। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ प्यारे बच्चों, कुछ टॉपिक सीबीएसई ने इस साल डिलीट कर दिए हैं, जैसे एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व आती थी, न्यूक्लियॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक रेडियो एक्टिविटी का आता था टॉपिक, वो डिलीट हो चुका है। कुछ आपके जैसे डिके होते थे, अल्फा बीटा गामा डिके, वो आपके कैंसिल हो चुके हैं। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो सीबीएसई ने इस साल डिलीट किए हैं। तो प्लीज आप उनको एक बार गो थ्रू होना कि कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक नहीं है। जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उनको चेक कर लेना, क्योंकि जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक मैंने आपके लिए लिखे हैं, ये आपके मेन टॉपिक है। हो सकता है इनमें कोई छोटे टॉपिक है जो इनके सब टॉपिक है, लेकिन जो एग्जैक्ट मैंने आपका सिलेबस चेक करके जो आपके सिलेबस में है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उन टॉपिक्स को आपके लिए डाला है। तो प्लीज आप इनको देखना। सो यहाँ पे जो टॉपिक बचा है, क्योंकि ये जो टॉपिक था ना मास डिफेक्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व में था, तो मैं वो कंप्लीट नहीं करवा रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका मास डिफेक्ट है वो बताती हूँ। पहले आपको मैं समझाती हूँ कि ये मास डिफेक्ट होता क्या है। स्टार्टिंग में सपोज एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, राइट, डिफरेंट है। जब उनको ऐड किया जाता है तो मास ज्यादा होना चाहिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो सपोज प्रोटॉन भी 5 है, न्यूट्रॉन भी 5 है, एक एग्जांपल के तौर पे, तो उनको ऐड किया तो आंसर 10 आना चाहिए, लेकिन आंसर 10 नहीं आया। सपोज आंसर आता है 8, तो ये जो 2 है ये कहाँ गायब हो गया, ये मास कहाँ गया। सो ये मास जब ये दोनों आपस में ज्वाइन हुए, आपस में किसी एनर्जी के साथ कंबाइन हुए, या फिर एक से एनर्जी से ये अट्रैक्ट है, रिपेल है, जो भी है इनके साथ में फिनोमिना, उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी, जो मास है, जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, सो उसको हम बोल सकते हैं मास डिफेक्ट। अब यहाँ पे देखें, इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल एम होता है बेटा, किसके इक्वल है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन। यहाँ पे एन कैपिटल है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या क्या चीजें। जेड जो कैपिटल जेड है वो सिंबल है जो चार्ज नंबर बोल लो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट्स में होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ जो पॉजिटिव प्रोटॉन है वो आपके सपोज न्यूक्लियस में है। मतलब किस सेंस में कह रही हूं मैं, चार्ज की सेंस में कह रही हूं, क्योंकि ओवरऑल एटम पे चार्ज न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे आउटर मोस्ट में होगा उतना ही न्यूक्लियस पे इनसाइड होगा। तो दोनों ऐड होके ओवरऑल एटम आपका न्यूट्रल होता है। सो ऐसे ही कैपिटल ए है, ये आपका मास नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, अगर ए में से जेड माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे। स्मॉल एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, स्मॉल एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, कैपिटल जो एन और ये है एम कैपिटल एन, ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट। अब आप चेक करें, सपोज ये एक प्रोटॉन का मास है, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो प्रोटॉन है उनका मास आ गया। ऐसे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये एक न्यूट्रॉन का मास है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल न्यूट्रॉन का मास आ गया। तो सपोज ये दोनों 5 और 5 है, इन दोनों को ऐड किया, माइनस में ये क्या किया हमने, जब वो दोनों कंबाइन हो गए उसके बाद जो मास आया वो सपोज 8 है, तो आंसर कितना आएगा डिफेक्ट में 2। सो 2 जो है वो मास आपका एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट हो गया। सो ये आपका टॉपिक था मास डिफेक्ट का। अब लास्ट में दो आपके बहुत छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सेम टॉपिक आप क्लास 10th में भी करके आए हैं। इसमें आपके दोनों टॉपिक्स हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक टॉपिक है, उसके अंदर यूज होते हैं
लेकिन वो आपका 10th लेवल का है तो आपको इतना नहीं करना, फिर भी अगर आप नॉलेज के लिए करना चाहते हो तो न्यूक्लियर रिएक्टर वाले टॉपिक को आप प्लीज कर लेना। इनको मैं भी आपको बताती हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, वो अभी हम 2 मिनट के लिए डिस्कस करते हैं। एक ऐसा न्यूक्लियर सब्सटेंस होता है बेटा जिसकी एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जनरेट करते हैं। इंडिया में भी, आउटसाइड इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जहां पे हम न्यूक्लियर एनर्जी को कोई एटम बम, हाइड्रोजन बम ना बना के उसको कंस्ट्रक्टिव वे में, मीन्स उसको एक अच्छी पर्पस के लिए हम उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए। सो उसमें आपका चैम्बर होता है, न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उसमें कुछ प्रोसेस होता है कि कैसे आपकी न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो वो सारा आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो अभी लास्ट में जो 2 टॉपिक है इनको डिस्कस करते हैं। सो वेट अ मिनट। Yes student, last topic of today's class is what is the difference between nuclear fusion and nuclear fission। तो वैसे तो ये 2 आपके सेपरेट टॉपिक थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इनको एक डिस्टिंग्विश टाइप से, डिफरेंस बिटवीन टाइप से आपको कराया जाए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है एक्चुअली, जब 2 और मोर देन 2 आपके न्यूक्लियाई इकट्ठा होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके लिए एक इक्वेशन लिखी है, तो तब उस टाइम पे आपकी जो इक्वेशन होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। लेकिन जब आपका एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है 2 लाइटर में या 2 से ज्यादा लाइटर पार्ट्स में, तो वो आपका न्यूक्लियर फिशन होता है। दोनों के अंदर, सेकंड पॉइंट आप देखिए, दोनों के अंदर ट्रिमेंडियस अमाउंट, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है दोनों प्रोसेसेस में, दोनों रिएक्शंस में। दोनों ही रिएक्शन E = del m²। ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ये डिफरेंस नहीं है, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन इनको भी डिफरेंस की फॉर्म में बनाया जा सकता है। आप ये लिख सकते हैं कि जो एनर्जी आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन में होती है आपकी, वो कहीं कहीं ज्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिशन। लेकिन वैसे इन जनरल देखा जाए तो दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आपकी लिबरेट होती है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जो 2 छोटे छोटे सेम टाइप के जो आपके न्यूक्लियस को हम पास लेके आएंगे, तो फोर्स ऑफ जो रिपल्शन होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। सो ऐसे तो बहुत सारे होंगे जिनको हम पास लेके आएंगे ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए। सो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। कितना ज्यादा? 10⁻⁷ केल्विन तक। सो इसीलिए फ्यूजन को थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोला जाता है। लेकिन अब इतना ज्यादा अमाउंट में टेम्परेचर कहां से बिल्ड करें? सो इसीलिए हम हेल्प लेते हैं न्यूक्लियर फिशन की। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करके उसको प्रोसीड करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। लेकिन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए हमें एक न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ती है एज अ ट्रिगर, प्रोजेक्टाइल बोल लो, बुलेट बोल लो, ताकि ये जब इसको हिट करेगा तो ये आपके 2 और मोर देन 2 पार्ट में आपका स्प्लिट होगा। नेक्स्ट है, ये जो आपकी एनर्जी है ये इतनी ज्यादा एनर्जी होती है जिससे हम हाइड्रोजन बॉम्ब तक आपका बना सकते हैं। आप ये या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब होता है जो बहुत ही डेंजरस है, वो आपका डिपेंड करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ऐसे ही जो आपका एटम बॉम्ब है ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा सेफ है, नॉट सेफ, मुझे सेफ नहीं बोलना चाहिए, मुझे वर्ड यूज करना चाहिए कि इसके कंपैरिजन में कम डेंजरस है, राइट। ये एक प्रॉपर वर्ड होगा, क्योंकि अगर बॉम्ब है तो डेंजरस तो अपने आप ही होगा, राइट। सो इसीलिए इसकी जो एनर्जी है ये थोड़ी कम है, इसलिए हम इससे, ये जो आपका एटम बॉम्ब है ये किस पे बेस्ड है? आपका न्यूक्लियर फिशन पे आपका बेस है। नेक्स्ट है, इससे जो प्रोडक्ट होंगे, जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आपके बच जाते हैं वो आपके नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। मींस ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर मैं न्यूक्लियर फिशन की बात करूं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होती है चेन रिएक्शन, सो वहां का जो प्रोडक्ट है आपका वो आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट आपका है, यस आप ये पॉइंट देखिए, इसके अंदर जो ये रिएक्शन होती है ये कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को कहने का मतलब न्यूक्लियर जो आपका फिशन है इस प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसी को कंट्रोल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन ये जो अपना न्यूक्लियर फ्यूजन है इसको येट टू लर्न, मतलब येट टू लर्न मैंने क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि अभी तक कोई ऐसा एक प्रोसेस नहीं आया कि हम कैसे इसकी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करें। क्योंकि जिस दिन आएगा उस दिन हम जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाएंगे,
जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो हमें ऐसी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जो आपकी एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट नहीं करेगी और इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। तो साइंटिस्ट अभी इस वाली रिएक्शन पे वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको जो जो मैंने ये टॉपिक्स करवाए हैं ये आपको क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। जिसको कोई भी डाउट है, कोई और क्वेश्चन करना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट, बाय, टेक केयर बच्चों।